जय हिंद। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021-22 की 15 मई 2022 की सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिस प्रकार से प्रयोगशाला से संबंधित है उसी प्रकार से मैकेनिक निम्न में से किससे संबंधित है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से है उसी प्रकार से मैकेनिक का संबंध गैराज से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पहले नंबरिंग करते हैं। R18, T20, E5, N14, W23, C3। 18 से 14 की तरफ -4 हो रहा है, यहाँ पर 20 से 23 +3 हो रहा है और 5 से 3 -2। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, E आता है 5 नंबर पर, U आता है 21 पर और R आता है 18 नंबर पर। यहाँ -4 यानी कि 1 + 3 यानी 24 -2 यानी 16। 1 पे आता है A, 24 पे आता है X एंड 16 पे आता है P। AXP करेक्ट आंसर है। AXP ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से तथा छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। अगर इस प्रश्न को देखा जाए, अपने कुछ इस प्रकार से संख्या दे रखी है, इन दोनों संख्या में अगर संबंध देखा तो ये गुणा हो रहा है 3 × 5 और ये हो रहा है 3 × 9। और इन दोनों में अगर संबंध देखा जाए तो हो रहा है 9 × 5 और ये 9 × 9। इस प्रकार से देखा जाए तो पहली संख्या 5 से और दूसरी संख्या 9 से गुणा हो रही है दोनों जगह पर, तो 100 भी 5 से गुणा होगा और अगली नेक्स्ट संख्या जो भी होगी वो 9 से गुणा होगी। यहाँ देखा जाए तो दोनों संख्या सेम आ रही है, यहाँ भी 3 और 3 आ रही है, तो यहाँ भी दोनों संख्या 9 और 9 आ रही है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या सेम संख्या से गुणा होगी। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको अगर 5 से गुणा करने पर 100 आ जाए, तो वह 20 को 5 से गुणा करने पर 100 आ जाता है, 20 × 5 100। इसी प्रकार से 20 को 9 से गुणा करने पर आएगा 180, 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। अगर इस आकृति में देखा जाए तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है। इसको भी होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के दिखाएं। क्लॉकवाइज तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, इसको 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर इस प्रकार से आ जाएगा। इस प्रकार सिमिलर आकृति देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में यदि I को लिखा जाता है P और P को A को O को N तथा N को C और C को T को I के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में इसका क्या मतलब होगा। इसमें देखो, I को लिखा जाता है P को लिखा जाता है A को लिखा जाता है O को लिखा जाता है N और N को लिखा जाता है C को लिखा जाता है T और T को लिखा जाता है I। इसमें देखो, C के स्थान पर C को लिखा जा रहा है T, A को लिखा जा रहा है O, नेक्स्ट है P को लिखा जा रहा है अपने A, T को लिखा जा रहा है I और I को लिखा जा रहा है P, O को लिखा जा रहा है N और N को लिखा जा रहा है C। TOAIPNC, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में LAME को 3 1 4 5 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में PEON को किस रूप में लिखा जाएगा। सबसे पहले नंबर लगाते हैं। L12 पे A1 M13 और E5, इसको लिखा जाता है 3 1 4 और 5। 3 इसको लिखा जा रहा है 3, यानी कि L को लिखा जा रहा है 3। 3 देखा जाए तो L का नंबर आता है 12 यानी कि 1 + 2 3 आ रहा है। 1 को एज इट इज़ यानी कि सिंगल डिजिट है, इसको 1 में 1 + 0। इसमें M13 1 + 3 4 और E5 5 का 5 5 + 0। इसी प्रकार से इसका नंबर लगा के देखते हैं।
PEON, P16 E5 O15 N14, 6 + 1 7, 5 का 5, 1 + 5 6, 1 + 4 5, 7 5 6 5, 7 5 6 5, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में CADET को 7 22 23 26 24 के रूप में लिखा जाता है, तो MASN को किस रूप में लिखा जाएगा। हमें कोड दे रखा CADET, इसका सबसे पहले नंबर लगाते हैं C3 A1 D4 E5 और T20। इसके विपरीत अक्षर देखें तो एक C का विपरीत है अपने X, A का विपरीत Z, D का विपरीत W, E का विपरीत LOVE, E का विपरीत V एंड T का विपरीत G। सबसे पहले इनके नंबर लगाते हैं X 24, Z 26, W 23, V 22 एंड G 7। अब इस नंबर को देखते हैं 7 22 23 26 24, 7 22 23 26 24 इस प्रकार से लिखा गया है। इसके विपरीत अक्षर को उल्टा लिखा गया है। इसी प्रकार से अपन इसको लिख के देखते हैं मैसिव। इसी प्रकार से इस कोड को लिख के देखते हैं MASON, M का विपरीत N, A का विपरीत Z, S का विपरीत H, O का विपरीत LOVE, O का विपरीत L एंड N का विपरीत M। नंबर लगाते हैं N14, Z 26, H 8, L 12 एंड M 13, 13 12 8 26 एंड 24, 13 12 8 26 14, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक निश्चित कोड भाषा में इसे ये लिखा जाता है, तो इसे किस रूप में लिखा जाएगा। D E S I G एंड N। नेक्स्ट है E D T J N एंड G, E D G N। यहाँ T का नंबर 20 है और J का नंबर 10 है। S 19 एंड I 9 पे है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ +1 हो रहा है, +1 और यहाँ भी +1 हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें करके देखते हैं अपन। TAILOR, A यहाँ आ जाएगा एंड T यहाँ आ जाएगा, O एंड R। इसमें I 9 पे और L 12 पे, +1 10 +1 13। तो अपने इस प्रकार से लिखा जाएगा A, उसके बाद आ जाएगा T, 10 पे आता है J, 13 पे आता है अपना M, R एंड O, ATJMRO, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सूची ने आस्था को बताया उसके पिता तुम्हारी माँ के इकलौते पुत्र हैं। तस्वीर में दिख रही महिला से आस्था का क्या संबंध है। पहले देखिए तस्वीर है, ये तस्वीर है और ये फीमेल की तस्वीर है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सूची ने आस्था को बताया उसके पिता, यानी तस्वीर के ये पिता हो गए, तुम्हारी माँ के इकलौते पुत्र है। उसके पिता यानी कि ये हुई इसकी माँ, इसकी माँ के इकलौते पुत्र ये होगी आस्था। तस्वीर में दिख रही महिला से आस्था का क्या संबंध है। तस्वीर में दिख रही महिला का आस्था से संबंध, तस्वीर में दिख रही महिला का आस्था से संबंध, ये तस्वीर में दिख रही महिला का आस्था से संबंध, महिला का आस्था से संबंध है, आस्था के भतीजे हो गई और आस्था इसके बुआ हो गई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाता है तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है, उसी प्रकार दूसरी दिशाएं बनती है तो उत्तर पश्चिम क्या बनेगा। सबसे पहले ये बनाते हैं अपनी डायरेक्शन।
उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। ये सब दिशा हो गई। उत्तर उत्तर पूर्व बन जाती, उत्तर है उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर यहाँ आ जाता, 45 डिग्री से भी घूम रहे हैं। यहाँ आ गया उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, यहाँ से यहाँ आ जाएगा पूर्व, पूर्व के सामने पश्चिम, उत्तर के सामने दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम क्या बनेगा, ये आ रहा उत्तर और ये पश्चिम, ये है उत्तर पश्चिम, ये बन जाएगा उत्तर, उत्तर पश्चिम बन जाएगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, यहाँ हमें 3 कथन और 3 निष्कर्ष दे रखे हैं। सबसे पहले सभी गाजर कटहल हैं, सभी गाजर, ये होगी गाजर, कटहल है, ये होगी कटहल। कोई अंजीर कटहल नहीं है, अंजीर और कटहल नहीं है, कोई भी अंजीर कटहल नहीं है, ये मिल नहीं सकते किसी हालत में। कुछ तरबूज अंजीर है, कुछ तरबूज, ये अंजीर हो गए, ये कुछ अंजीर हो गए। अब निष्कर्ष पहला दे रहेगा कुछ तरबूज गाजर है, इसकी श्योरिटी नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, पहला गलत। कुछ तरबूज कटहल है, इसकी भी श्योरिटी नहीं है। कुछ तरबूज कटहल है, इसकी भी श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट है कोई अंजीर गाजर नहीं है, कोई अंजीर गाजर नहीं है। अगर कोई कटहल अंजीर नहीं है तो गाजर भी नहीं होगा, तो अब कथन सी सत्य है, यानी कि केवल 3 अनुसरण करता है, केवल 3, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, फिर से हमें यहाँ 3 कथन और 3 निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला कथन है सभी पेपर डेस्क हैं, सभी पेपर डेस्क हैं, ये पेपर और ये डेस्क। कोई डेस्क पतंग नहीं है, कोई भी डेस्क पतंग नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते, ये पतंग। और सभी फाइलें पतंग है, जितनी भी फाइल है वो पतंग है, यानी कि फाइल इसके अंदर आ जाएगी। निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ पतंगे पेपर हैं, कुछ पतंगे पेपर हैं, यानी कि पेपर और पतंग है। अगर कोई डेस्क पतंग नहीं है तो पेपर भी नहीं होगा, पहला गलत है। दूसरा कोई पतंग पेपर नहीं है, कोई पतंग पेपर नहीं है, ये सही है। कोई पेपर फाइल नहीं है, कोई भी पेपर फाइल नहीं है, ये भी सही है। ये पेपर हो गया और ये फाइल होगी, फाइल पतंग के अंदर आ रही है तो बिल्कुल सही है ये, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। केवल निष्कर्ष सेकंड, फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ये गलत। केवल सेकंड व थर्ड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कला वर्ग में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति आवंटन हेतु एक प्रतिष्ठित स्कूल को मेधावी छात्रों का चयन करना है जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हो। पहला मापदंड क्या है, उच्च परीक्षा में न्यूनतम 50% होने चाहिए, उच्च परीक्षा में 50% अंक होने चाहिए। सेकंड कह रहा है कला संस्थान की चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में 50% होने चाहिए चयन परीक्षा में। थर्ड मापदंड कह रहा है 31/3/2022 को आयु 18 वर्ष से कम और 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा मापदंड ये हो गया। एक उम्मीदवार के मामले में जो उपरोक्त सभी मापदंडों को पूरा करता है सिवाय, यानी कि कुछ छूट दे रखी है। पहली छूट है उल्लेखित फर्स्ट लेकिन किसी भी अंतर विद्यालय परीक्षा में कम से कम एक स्वर्ण पदक जीता हो तो मामला स्कूल निदेशालय मंडल को भेजा जा सकता है, यानी कि अगर वो उसके उच्च माध्यमिक परीक्षा में 50% अंक नहीं है तो उसने अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता हो तो वो मामला निर्देशक मंडल के पास जा सकता है। सेकंड छूट यहाँ बता रखी है उल्लेखित थर्ड लेकिन आर्थिक कमजोर यानी कि EW श्रेणी में है तो आयु में 2 साल की छूट मिलेगी, यानी कि अगर वो 18 वर्ष से या 20 वर्ष से ज़्यादा है तो उसे 2 साल की छूट मिल जाएगी। उपरोक्त मापदंडों और शर्तों के आधार पर विश्लेषण करें और निर्णय करें कि निम्न में से कौन सा निर्णय उस उम्मीदवार के लिए लिया जाना चाहिए जिसका विवरण नीचे दिए गए हैं। कृपया ध्यान दें कि आपको दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी कल्पना नहीं करना है। यह कह रहा 10 अगस्त 2002 को जन्मी फातिमा खान ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 45% अंक हासिल किए हैं। उसने चयन परीक्षा में 60% अंक हासिल किए हैं और अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। उसका जन्म है 10 अगस्त 2002 को, ठीक है। 31 मार्च 2022 तक वो 18 और 20 के मध्य आ रही, ठीक है ना, यानी कि तीसरी शर्त तो पूरी हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 45% अंक हासिल किए,
यहाँ 50% लाने चाहिए, इसने 45% किए, तो इसके लिए ये छूट दे रखी है। इसमें ये छूट क्या कर रही है, सॉरी ये छूट दे रखी है यहाँ पर, अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में कम से कम 1 स्वर्ण पदक जीता हो। तो इसमें आगे क्या बता रखा है, उसने अंतर विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा में 2 स्वर्ण पदक जीते हो, ठीक है, यानी इसकी जगह पे यार। तो मामला कहाँ जाएगा, फिलहाल जाएगा स्कूल निदेशक मंडल के पास भेजा जा सकता है फिलहाल के लिए, ठीक है। और तीसरी शर्त कह रही है चयन परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा में 50% अंक लाने थे, ठीक है, इसने 60% हासिल किए, यानी कि इसे छूट फर्स्ट के तहत इसका मामला निदेशक मंडल के पास भेजा जाएगा। उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है, उम्मीदवार चयन नहीं किया जाएगा, ये भी सही नहीं है। मामला स्कूल के निर्देशक मंडल को भेजा जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमें एक कथन और 2 पूर्व उदाहरण दे रखी है। कथन है XYZ वॉशिंग मशीन का निष्पादन अत्यधिक विज्ञापित ABC वॉशिंग मशीन की तुलना में भारतीय परिस्थितियों के लिए बेहतर है, ठीक है। पूर्व उदाहरण है ABC वॉशिंग कंपनी विज्ञप्ति पर अधिक खर्च करती है क्योंकि उनका उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है। इस पूर्व उदाहरण में हमें कहीं नहीं बताया कि ABC का विज्ञापन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। मतलब XYZ ABC की तुलना में कम विज्ञापन दे रही है, यही दे रखा है, पूर्व उदाहरण पहले बिल्कुल गलत है। ABC वॉशिंग मशीन विदेशी ब्रांड है, इसमें विदेशी का उल्लेख नहीं, यानी दोनों गलत है। न तो पूर्व उदाहरण फर्स्ट और न ही सेकंड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में हमें एक कथन और 2 तर्क दे रखे हैं। कौन सा तर्क प्रबल है ये पता लगाना हमें। क्या पेड़ों की कटाई को पूर्ण रूप से अवैध कर देना चाहिए। कथन कह रहा है हमें पेड़ों की कटाई को क्या पूर्ण रूप से अवैध कर देना चाहिए। पहला तर्क है हाँ, किसी कानून के अभाव में लोग अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं। बिल्कुल सही, ये भी सही है, बिल्कुल कोई कानून है इसलिए अंधाधुंध पेड़ काट रहे, कठोर ठोस कानून नहीं है। नेक्स्ट है नहीं, पूर्ण प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं है क्योंकि कई परिस्थितियों में पेड़ों को काटना पड़ता है, जैसे जब सड़क के बीच में हो। ये भी सही है अपनी जगह पर, दोनों अपने अपने स्थान पर सही है, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। D4 E5 G7 I9 M13 O15 Q17 S19 F6 H8 J10 एंड L12 R18 T20 V22 एंड X24। 4 से 5 यहाँ हो रहा है +1, 7 से 9 -2, 13 से 15 +2, 15 से 17 +2, 17 से 19 +2, 6 से 8 +2, 8 से 10 +2 एंड 10 से 12 +2, 18 से 20 +2, 20 से 22 +2 एंड 22 से 24 +2। ये सब में +2 हो रहा है, तो भिन्न है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न शब्द युग्म का चयन कीजिए। आदमी, स्तनपाई, कमीज, वस्त्र, कुर्सी, फर्नीचर, कांटा और छुरी। यहाँ आदमी का संबंध स्तनपाई से है, कमीज का संबंध वस्त्र से है, फर्नीचर का संबंध कुर्सी से है, लेकिन कांटे का संबंध कहीं छुरी से बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक भिन्न है, उस अपने भिन्न को पहचान करनी है। मधुमक्खी छत्ता, चूहा बिल, हवेली महल, चिड़िया घोंसला। मधुमक्खी छत्ते पर रहती है, चूहा बिल में रहता है, चिड़िया घोंसले में रहती है, लेकिन हवेली कभी भी महल में नहीं रहती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हवेली और महल दोनों अलग अलग इमारत हैं, ये भी भिन्नता से संबंधित, इसमें भिन्न छांटना अपने को। इसमें देखा जाए तो टी का विपरीत जी, आई का विपरीत आर, एम का विपरीत एन एंड ई का विपरीत वी। इसमें एम का विपरीत एन बिल्कुल भी नहीं है, ओ का विपरीत एल भी नहीं दे रखा है, तो आगे चेक करते हैं। फिलहाल ये दोनों एक दूसरे से भिन्न, आगे चेक करते हैं। एल का विपरीत ओ बिल्कुल सही है, और ओ का एल, आर का एंड डी का डब्ल्यू। इसी प्रकार से डब्ल्यू का डी, ओ का एल, आर का आई एंड के का पी, यानी कि ऑप्शन बी इन सबसे भिन्न है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, श्रेणी से संबंधित दे रखा, आपने यहाँ श्रेणी बतानी है। ये श्रेणी इस प्रकार से दे रही, K11, L12, N14 खाली जगह, U21 एंड Z26। 11 से 12 +1, 12 से 14 +2 ये खाली जगह, 21 से 26 +5 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा, +1 +2 यहाँ +3 या +4 एंड यहाँ +5 होना चाहिए, +3 यहाँ होना चाहिए +3। 14 और 3 17, 17 पर क्या था Q, यानी कि Q करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भी हमें श्रृंखला से संबंधित दे रखा है। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, PQE QSF SUI TWN, तो आगे क्या आएगा। सबसे पहले श्रृंखला को देखते हैं, E16 Q17 E5 Q17 S19 एंड F6 S19 U21 एंड I9 T20 W23 एंड N14। 16 से 17 +1, 17 से 19 +2, 19 से 20 +1, यहाँ आगे +2 होना चाहिए इस प्रकार से, तो +2, 20 और 2 22। नेक्स्ट दे रखा है हमें 17 से 19 +2, 19 से 21 +2, 21 से 23 +2, 23 और 2 25। नेक्स्ट दे रखा है 5 से 6 +1, 6 से 9 +3, 9 से 14 +5, यानी कि विषम संख्या जुड़ रही है, तो +7। 22 पे आता है V, 25 पे आता है Y एंड 21 पे आता है U, VYU, VYU, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ये भी हमें एक श्रेणी से संबंधित प्रश्न दे रखा है, कुछ इस प्रकार से हमें श्रेणी दे रखी है। इस श्रेणी को देखें तो इस श्रेणी में देखें, सबसे पहले नंबर लगाते हैं P16 K11 U21 F6 R18 I9 W23 एंड D4, और बीच में जो संख्या दे रखी है, यहाँ 16 से 21 +5 हो रहा है, 21 से 18 -3 और 18 से 23 +5। यहाँ देखा जाए +5 हो रहा है, -3 और +5, तो नेक्स्ट होगा -3, जो भी होगा 23 - 3 20। अब अगर संख्या को देखा जाए तो 74 से 69, यानी कि यहाँ हो रहा -5, 69 से 62 यहाँ हो रहा -7, 62 से 53 यहाँ हो रहा -9, -5 -7 -9, यानी कि विषम संख्या घट रही है, तो नेक्स्ट होगा -11, -11, 53 में से 11 चले के पीछे बच गए 42, 42। नेक्स्ट है 11 से 6 -5, 6 से 9 +3, 9 से 4 -5, -5 + 3 -5, तो आगे होगा +3, 4 में 3 7 जुड़ गए, 7 हो गए। 20 नंबर पे आता T 42 और 7 नंबर पे आता G, T 42 G करेक्ट आंसर है, T 42 G, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये भी एक श्रेणी से ही संबंधित है। अब इस श्रेणी देखते, श्रेणी कुछ इस प्रकार संबंधित है। पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों के बीच अंतर है 14, इन दोनों के बीच का अंतर है 22, इन दोनों के बीच का है 30, आगे का अंतर पता नहीं। फिलहाल यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। एक बार डबल अंतर निकाल के देखते हैं। 14 और 22 के बीच का अंतर है 8, और 22 और 30 के बीच का भी अंतर है 8, यानी कि अगर डबल में जो भी अंतर आ रहा है 8 आ रहा है, तो यहाँ जो भी संख्या होगी उसके बीच के अंतर 8 होना चाहिए। तो इन दोनों के 38, 38 और 72 को ऐड करते हैं, 72 + 38, तो ये हो गया 110। तो यहाँ भी जो संख्या 110 करेक्ट आंसर, या 110 सही आंसर है। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट जो भी संख्या है उनके बीच का भी अंतर होना चाहिए 8, तो 38 + 8 हो गया 46, 46 और 110 को जोड़ते तो आता है 156, तो यहाँ नेक्स्ट संख्या 156 यार करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अपने कुछ गणितीय संक्रियाओं से संबंधित दे रखा है।
दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न में से किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपन डी को लगा के देखते हैं। इसमें एक बार सबको लगा के देखना होता है। सबसे पहले अपन डी को उल्टा शुरुआत करें, डी को लगा के देखते हैं। 20 इंटू के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर इंटू आना चाहिए। -4 गुणा के स्थान पर आ जाएगा +3 भाग 8 प्लस के स्थान पर गुणा आ जाएगा 2 = 12। सबसे पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। 20 - 4 +3/8 × 2, ये 4 हो गया। 20 - 4 16 -3/4। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसमें से लगभग 12 के करीब ही आने वाला है नहीं, यहाँ से लगभग क्लियरली लग रहा है। इसको लगभग 1 भी मान लेते हैं, 15 या 14 के करीब आएगा। नेक्स्ट अपन सी को लगा के एक बार सी रख के देखें। प्लस के स्थान पर और भाग के स्थान पर प्लस आएगा, ठीक है। 20 - 4 × 3 भाग के स्थान पर आ जाएगा +8 प्लस के स्थान पर आ जाएगा भाग 2 = 12। 20 - 4 × 3 12, 4 × 3 12 प्लस 8/2 = 12। 4 बार चला गया। 20 - 12 + 4, 20 - 12 8 और +4 = 12, यानी कि यहाँ 12 बराबर है। ऑप्शन सी सही हो रहा है। अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यहाँ प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ इंटू है, माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना। 10 माइनस के स्थान पर आ जाएगा इंटू 2 प्लस के स्थान पर माइनस 16 गुणा के स्थान पर भाग 4 भाग के स्थान पर +3। इसे सॉल्व कर लेते। 10 दूनी 20 माइनस 4 चौक 16 +3, 20 में से 4 चलेगा 16 और +3 19। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विकल्प में दिए गए गणितीय चिन्हों के किस अनुक्रम को निम्न व्यंजक में स्टार चिन्ह के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने से दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। सबसे पहले ए विकल्प को लगा के देखते हैं। 8 सबसे पहले आएगा भाग 4 ब्रैकेट बंद, फिर -3, फिर +5 और फिर बराबर 4। 4 के 4 दूनी 8, 2 - 3 + 5, 5 और 2 7 - 4 बराबर 4, 4 बराबर 4, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक आवासीय सोसाइटी में कुछ निवासी केवल योग करते हैं, ये हो गए केवल योग वाले। कुछ निवासी केवल टहलते हैं, कुछ निवासी केवल टहलते, ये हो गए केवल टहलने वाले। और कुछ निवासी योग करते हैं और टहलते भी हैं, तो ये योग वाले, ये टहलने वाले। देखो ये योग वाले हो गए और ये टहलने वाले। ये ऐसे निवासी जो योग भी करते हैं और टहलते भी हैं, इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। इनके अलावा अन्य निवासी भी हैं जो व्यायामशाला जाते हैं। कुछ ऐसे भी है जो व्यायामशाला जाते हैं, ये व्यायामशाला का अलग से एक बार बनाती है। व्यायामशाला जाने वाले कुछ निवासी योग करते हैं या टहलते हैं, ये हो गया योग करने और टहलने वाले। योग करते और टहलते। निम्न में से कौन सा व्यंजक इस स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है। इस स्थिति को दर्शाने वाला डी है। ये देखो हो गया केवल योग करने वाले। इसमें से इस साइड वाले जो भी है केवल योग करते हैं, और ये जो भी है इस साइड वाले ये केवल टहलते हैं। ये ऐसे जो योग भी करते हैं और टहलते भी इस इतने से। और ये हो गया जो व्यायामशाला जाते हैं इतने निवासी। इसमें से कुछ केवल योग करते हैं और व्यायामशाला जाते हैं, ये व्यायामशाला भी जाते हैं और टहलते भी हैं। और ये ऐसे कुछ निवासी ऐसे हो गए जो व्यायामशाला भी जाते हैं, योग भी करते हैं और टहलते भी हैं। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है। इसमें हमें 3 आकृतियाँ दे रही, एक वर्ग, एक वर्ग और एक त्रिभुज। ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में है, वो संख्या 5। ये वर्ग में भी है, वर्ग में भी और त्रिभुज में भी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो कौन से संख्या चिन्ह ओ के विपरीत पर आएगा। में ऐसे खुली आकृति दे रखी है, तो उसमें जो भी एकांतर होते हैं वो विपरीत होते हैं।
जैसे ये एक खाली गोला है उसका विपरीत हो जाएगा प्लस, और फिर ये खाली जगह इसका विपरीत हो जाएगा ये वाला स्टार, खाली जगह हो जाएगा ये वाला स्टार। फिर दे रखा एक भरा हुआ गोला, इसका विपरीत हो जाएगा ये वाला स्टार। हमें इस खाली आकृति का पूछा कि इसका विपरीत हो जाएगा प्लस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगली दे रखी दिए गई आकृति में कितने त्रिभुज है, सबसे पहले इसमें त्रिभुज काउंट करते हैं। हमें ये आकृति दे रखी है, करते सबसे पहले इस बड़ी वाली आकृति को देखते हैं। ये एक त्रिभुज, ये दूसरा और एक बड़ा वाला, 3 त्रिभुज यहाँ से आगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं इस वाले त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज बड़ा वाला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, 3 त्रिभुज यहाँ से आगे +3। फिर इसी आकृति में देखते हैं ये एक त्रिभुज यहाँ से, फिर इसी बड़े वाले त्रिभुज में एक ये त्रिभुज यहाँ से बन रहा है एक, और दूसरा यहाँ से बन रहा है, ये 2 त्रिभुज हो गए। अब बड़े वाले आकृति के जस्ट नीचे वाले आकृति को देखते हैं। सेम एक ये बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला, फिर ये 3 त्रिभुज यहाँ से हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक ही दोनों में मिला के एक ये वाला त्रिभुज, और इसी प्रकार से एक यहाँ से त्रिभुज बनता है, 2 त्रिभुज यहाँ से हो गए। फिर देखते हैं इस आकृति में, इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले एक ये त्रिभुज हो गया यहाँ से यहाँ तक एक, फिर ये दूसरा 2, ये हो गया 3, और एक ये हो गया 4 त्रिभुज यहाँ से हो गए। नेक्स्ट फिर देखते हैं इस आकृति में, इस यहाँ से एक त्रिभुज ये हो गया एक, यहाँ से फिर दूसरा ये 2, और ये फाइनल ये 3 त्रिभुज यहाँ से हो गए। अब एक त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है। सबकी काउंटिंग करते 3 3 6 और 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और प्लस 4 ये वाले 17 और 4 21, टोटल 21 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ से। इस आकृति से टोटल त्रिभुज बन रहे 21, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ तक जो भी रीजनिंग के 30 सवाल उन्हें देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं 30 कंप्यूटर के सवाल। GUI में G का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ग्राफिकल G का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सही गलत की पहचान करें। कथन ये दे रखा विंडोज़ 10 में विंडोज़ लोगो की +L आपके पीसी को लॉक करने की शॉर्टकट की है, बिल्कुल सही है। विंडो की +L से आपका पीसी लॉक होता है, कथन ए बिल्कुल सही है। कथन बी दे रखा विंडोज़ में कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+C है, कॉपी के लिए Ctrl+C बिल्कुल सही है, कथन बी भी सही है। तीसरा कथन दे रखा विंडोज़ का स्टार्ट बटन टाइटल बार में मिलता है, विंडोज़ का स्टार्ट बटन टास्क बार में मिलता है, टाइटल बार में नहीं मिलता है, कथन सी गलत है। यानी कि कथन ए सही है और बी भी सही है, सी गलत है। कथन ए सही, बी सही, सी गलत, ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा विंडोज़ में कौन सा क्षेत्र सभी पिन किए गए प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है? विंडोज़ में पिन किए गए प्रोग्राम सबसे नीचे टास्क बार में होते हैं, यानी कि टास्क बार में होते हैं। ये विंडो का डेस्कटॉप मोड के डेस्कटॉप में सबसे नीचे टास्क बार होती है, वहाँ पर पिन किए गए प्रोग्राम, रिसेंटली प्रोग्राम और ये स्टार्ट बटन वगैरह होते हैं। अगला प्रश्न दे रखा www में दूसरे W का पूर्ण रूप क्या है? अगर www की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि सेकंड W का अर्थ है वाइड, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर www की बात की जाए तो एक प्रकार की सर्विस है जिसमें विविध प्रकार के वेब डॉक्यूमेंट अथवा वेब का समूह होता है, ठीक है, जो एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं और जिन्हें हम ब्राउज़र की मदद से उपयोग कर सकते हैं। और अगर हाइपरलिंक की बात करें तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K। और www सिद्धांत की बात करें तो 1889 में टिम बर्नर-ली द्वारा दिया गया है। और टिम बर्नर-ली की बात करें तो इन्होंने HTML भाषा यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी आविष्कार किया था।
प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रतीक ईमेल पते तो एड्रेस में अनिवार्य है? ईमेल में @ चिन्ह अनिवार्य है। और ईमेल की बात करें जिसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके जनक माने जाते हैं रे टॉमलिंसन को। और एक ईमेल का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहले आता है यूज़र नेम, उसके बाद आता है @ उसके बाद प्रोवाइडर, उसके बाद डोमेन नेम आता है। जैसे आपको एक उदाहरण से बताता हूँ, ये एक ईमेल पता दे रखा है GK आसान है @gmail.com। ये हो गया यूज़र नेम, ये @ जो कि अनिवार्य है। ये हो गया अपने प्रोवाइडर का नेम, जीमेल या प्रोवाइडर है। और .com ये हो गया एक डोमेन नेम। अगला प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम में बुकमार्क को दिखाने या छिपाने के लिए Ctrl+Shift+B का उपयोग किया जाता है। Ctrl+Shift+B का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमें देगा, गूगल क्रोम में डाउनलोड पेज को नए टैब में खोलने के लिए निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? अगर बात की जाए गूगल क्रोम में जिसमें डाउनलोड पेज को नए टैब में खोलने के लिए Ctrl+J शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसी को अगर वर्ड में बात की जाए, Ctrl+J का वर्ड में उपयोग ये जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है वर्ड में। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, URL में L का पूर्ण रूप क्या है? अगर URL की बात करें जिसका पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यानी कि L का मतलब है लोकेटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दे रखा, EEPROM में पहले E का पूर्ण रूप क्या है? अगर EEPROM की बात करें जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि पहले E का मतलब है इलेक्ट्रिकली। अगर बात की जाए मेमोरी, इनके दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें, ये भी फिर दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम एंड एक होती है रोम। रैम की बात की जाए जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फिर दो प्रकार की होती है, SRAM यानी कि स्टैटिक रैम, इसका ज़्यादातर यूज कैसे मेमोरी में किया जाता है। फिर आती है DRAM यानी कि डायनामिक रैम, इसे CPU द्वारा बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगर रोम की बात की जाए जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ये फिर तीन प्रकार की होती है। PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को एक बार स्टोर किया जा सकता है किंतु डिलीट नहीं किया जा सकता है। फिर आती है EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को इरेज भी किया जा सकता है और स्टोर भी किया जा सकता है। इसका अन्य नाम है UV EPROM यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। फिर आती है EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेमोरी मापन की निम्न इकाइयों को व्यवस्थित करें, यानी कि बड़े आकार से छोटे आकार के क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, किलोबाइट, गीगाबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। अगर इन चारों में देखें तो सबसे बड़ी है योटाबाइट यानी कि YB, फिर आती है जेटाबाइट यानी ZB, फिर आती है गीगाबाइट यानी कि GB, फिर आती है किलोबाइट यानी कि KB। DCBA ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर मेमोरी मापन की इकाइयों की बात की जाती है तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, अथवा जैसे कहा जाता है बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, इसमें 0 और 1 दो ही अंक होते हैं। फिर आती है निबल जिसमें 4 बिट होती है, फिर आती है बाइट जिसमें 8 बिट अथवा 2 निबल होती है, फिर होती है KB यानी कि किलो बाइट जिसमें 1024 बाइट्स होती है, फिर आती है MB यानी कि मेगाबाइट जिसमें 1024 KB होती है, फिर आती है GB यानी कि गीगाबाइट जिसमें 1024 MB होती है, फिर आती है TB यानी कि टेराबाइट जिसमें 1024 GB होती है, फिर आती है PB यानी कि पेटाबाइट जिसमें 1024 TB होती है, फिर आती है EB यानी कि एक्साबाइट जिसमें 1024 PB होती है, फिर आती है ZB यानी कि जेटाबाइट जिसमें 1024 PB होती है, फिर आती है YB यानी कि योटाबाइट जिसमें 1024 ZB होती है, और फिर आती है BB यानी कि ब्रोंटोबाइट जिसमें 1024 YB होती है, फिर आती है GEB यानी कि जियोपाबाइट जिसमें 1024 BB होती है। ये एक मेमोरी यूनिट मापन की इकाइयाँ हैं। सबसे छोटी बिट होती है जिसमें कंप्यूटर में काम करने के उद्देश्य से सबसे छोटी बिट होती है, और स्टोरेज की दृष्टि से सबसे छोटी बाइट इकाई होती है। अगला प्रश्न दे रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन ए दे रखा है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों हैं। ऑप्शन बी दे रखा है इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये गलत है।
ऑप्शन सी दे रखा कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये भी गलत है। ऑप्शन डी दे रखा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, यानी कि जिसे रजिस्टर कहा जाता है, रजिस्टर। या बात की जाए सीपीयू, जिसका पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर अथवा माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, पहला तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अगला है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और फिर होता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, तो जिसे रजिस्टर भी कहा जाता है। अगर विश्व के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर की बात की जाए वो है इंटेल 4004, जिसे 1970 तो 71 में इंटेल द्वारा बनाया गया था। और भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें वो है शक्ति, जिसे 2018 में आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न दे रखा है मिलान करें आउटपुट यूनिट। अगला प्रश्न दे रखा है मिलान करें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट में से स्कैनर ये इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है डिजिबल प्रिंटर, ये प्रिंटर आउटपुट यूनिट है, और प्रोसेसिंग यूनिट ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ए सेकेंड, बी थर्ड एंड सी फर्स्ट। ए सेकेंड, बी थर्ड और सी फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सी यूनिट अत्यंत प्रयुक्तता यानी कि एंड यूज़र को डेटा प्रस्तुत करती है। एंड यूज़र को डेटा प्रस्तुत आउटपुट यूनिट करती है। एक अगर सीपीयू की बात की जाए जिसमें यूज़र सीपीयू को डाटा के रूप में कच्चे आंकड़े देता है जो कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है, फिर सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करके इन्फॉर्मेशन के रूप में उन्हें फाइनल आंकड़े देता है, जो कि आउटपुट के रूप में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस आमतौर पर कंप्यूटर गेम के उपयोग में किया जाता है। कंप्यूटर गेम के रूप में आमतौर पर जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा माउस का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है मैकेनिकल माउस, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल माउस, ऑप्शन सी है लेज़र माउस और ऑप्शन डी है हाइब्रिड माउस। हाइब्रिड माउस नहीं होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित कथनों में से सही गलत की पहचान करें। कथन ए दे रखा है एक ट्रैक बॉल को नियमित माउस की तुलना में कम हाथ और कलाई की गति की आवश्यकता होती है और इसीलिए यूज़र के लिए संचालन हेतु वह अक्सर कम तनावपूर्ण होता है। ट्रैक बॉल इसमें एक ऐसे गोल बॉल होती है जिस पर घुमाना रहता है, माउस की तुलना में आसान रहता है, यानी कि कथन ए बिल्कुल सही है। कथन बी दे रखा है ऑर्गेनोमिक कीबोर्ड यूज़र की कलाई की समस्या से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो कि आमतौर पर कीबोर्ड पर लगातार दबाव बनाने के कारण विकसित होती है। कथन बी भी बिल्कुल सही है। ऑर्गेनोमिक कीबोर्ड की कलाई की समस्या से निपटने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ये कीबोर्ड कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ एक कलाई का हाथ रखने के लिए अलग से बने रहते हैं, इस प्रकार से डिज़ाइन किए होते हैं। कथन सी दे रखा है लाइट पेन के कई ग्राफिकल सिस्टम के साथ मानक पिक डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कथन सी भी बिल्कुल सत्य है, यानी कि कथन ए भी सत्य है, बी भी सत्य है और सी भी सत्य है। कथन ए सही है, बी सही है, सी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रिंटिंग की इमेज गुणवत्ता मापने के लिए निम्न में से किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। प्रिंटिंग की इमेज की गुणवत्ता मापने के लिए DPI का उपयोग किया जाता है, यानी कि डॉट्स पर इंच का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर सॉफ्ट कॉपी की बात की जाए, सॉफ्ट कॉपी के लिए PPI का उपयोग किया जाता है, यानी कि पिक्सल पर इंच का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। ड्रम प्रिंटर ये एक हार्ड कॉपी डिवाइस है, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है, प्रोजेक्टर ये भी एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है और स्पीकर ये साउंड के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सही कॉलम का मिलान कीजिए। इस साइड में प्रिंटर दे रखा है, बबल जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। इस साइड इनके कार्य दे रखा है। पहला कार्य है स्याही स्प्रे के लिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग करते हैं, तो प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर है जो कि स्याही स्प्रे के लिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। सी फर्स्ट।
सेकंड कार्य दे रखा है, स्याही तैयार करने के लिए तापन तत्वों का उपयोग करते हैं। बबल चार्ट प्रिंटर है जो स्याही तैयार करने के लिए तापन तत्वों का उपयोग करते हैं, यानी कि ए सेकंड। फिर पीछे बच गया बी, यानी कि बी हो गया थर्ड। ए सी फर्स्ट, ए सेकंड एंड बी थर्ड। ए सेकंड, बी थर्ड और सी फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन प्रिंटर कीबोर्ड माउस को मैनेज करता है? तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो कि प्रिंटर और कीबोर्ड माउस को मैनेज करता है, यानी कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस है तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इन्हें मैनेज करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही गलत की पहचान करें। कथन फर्स्ट दे रखा, कर्नेल लिनक्स का एक मुख्य भाग अथवा कोर पार्ट्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है, कर्नेल लिनक्स का एक मुख्य अथवा कोर पार्ट है। कथन बी दे रखा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बिल्कुल सही है, विंडोज़ एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कथन ए भी सत्य और बी भी सत्य है, कथन ए सत्य और बी भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला है सुसे, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। टैली, ओरेकल और एमएस एक्सेल ये एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सुसे एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न दे रखा, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा फंक्शन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर फाइलों के लिए स्थान आवंटित करने हेतु उत्तरदायी है? पहला है मेमोरी लोकेशन, दूसरा फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट और चौथा है यूजर मैनेजमेंट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में मीडिया पर फाइलों के लिए स्थान आवंटित करने हेतु उत्तरदायी है, यानी कि फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर यानी कि मध्य में करने के लिए निम्न में से किस की शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? तो मध्य में करने के लिए सेंटर Ctrl+E का उपयोग किया जाएगा। एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होता है। पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+L, ये कंप्यूटर में या तो एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। फिर आता है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+R। फिर हो गया सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+E। और फिर चौथा हो गया जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+J। ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट है जो एमएस वर्ड में होते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट को हटाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? एमएस वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट को हटाने के लिए Ctrl+Shift+M का उपयोग किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बाईं ओर संरेखित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? यानी कि बाईं ओर से संरेखित करने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट का उपयोग किया जाएगा, Ctrl+L। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में अगला प्रश्न हो गया, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में फाइल ऑब्जेक्ट हटाने के लिए ऑब्जेक्ट डायलॉग प्रदर्शन करने हेतु निम्न में से की। अगला प्रश्न दे रखा है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में फाइल ऑब्जेक्ट हटाने के लिए ऑब्जेक्ट डायलॉग प्रदर्शित करने हेतु निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? अगर एमएस वर्ड में अथवा डॉक्यूमेंट में फाइल ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए Ctrl+N+J का उपयोग किया जाएगा, Ctrl+N+J का उपयोग किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, एमएस एक्सेल 365 के लिए निम्न में से किस अगला प्रश्न दे रखा है, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस मेनू में फ़िल्टर विकल्प मौजूद होता है? फ़िल्टर विकल्प डाटा टेबल में अगला प्रश्न दे रखा है, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस मेनू में फ़िल्टर विकल्प मौजूद होता है? फ़िल्टर विकल्प डाटा रिबन में अथवा डाटा मेन्यू में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, एमएस एक्सेल में क्रिएट टेबल डायलॉग को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अगर एमएस एक्सेल में टेबल डायलॉग को प्रदर्शित करना है तो Ctrl+T शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया है।
ये 30 प्रश्न हो गए कंप्यूटर के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इंडिया जीके के। अगला प्रश्न दे रखा है, गुप्त काल के दौरान मुद्रा राक्षस की रचना खाली जगह के द्वारा की गई थी। अगर मुद्रा राक्षस की बात करें जिसकी रचना विशाख दत्त ने की थी, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस के साथ साथ देवी चंद्रगुप्तम की भी रचना की थी। और अगर बात शूद्रक की जाए, इन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की थी। और अश्वघोष की बात की जाए, इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। कालिदास की बात की जाए, इन्होंने विक्रम मौर्य सीएम ये एक नाटक है इसकी रचना की थी। कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। उन्होंने मेघदूत और मालविका गनिमित्र की भी रचना की थी। प्रश्न दे रखा, अंतिम मौर्य शासक का सर्वोच्च सेनापति द्वारा खाली जगह में वध कर अगला प्रश्न दे रखा, अंतिम मौर्य शासक का उसके सर्वोच्च सेनापति द्वारा खाली जगह में वध कर दिया गया, जिसके बाद में शुंग राजवंश की स्थापना की गई थी। 1885 में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की गई थी। अगर मौर्य वंश की स्थापना की बात की जाए, जिसकी स्थापना 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर इस वंश की स्थापना की थी। और अगर मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की बात की जाए तो वो था ब्रह्मदत्त, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आरंभिक मध्यकालीन भारत में निम्न में से किस क्षेत्र को जजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था? जजाक भुक्ति के नाम से बुंदेलखंड को जाना जाता था। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के एक राजवंश परमार राजवंश ने 9वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य पश्चिम मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था और खाली जगह को अपनी राजधानी बनाया था। अगर परमार वंश की राजधानी की बात की जाए तो वो धार थी। धार परमार वंश की राजधानी थी। और अगर प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो वो उज्जैन थी। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। परमानेंट राजधानी की बात की जाए तो वो धार थी। अगला प्रश्न है, बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरित करने के कारण 1831-32 में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो वो जनजाति थी कोल जनजाति, जो कि छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। और इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे बुद्धू भगत, जोआ भगत, मदार महतो और बुली महतो। इन 4 लोगों ने मुख्यतः इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? अगर द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट की बात करें, इस पुस्तक के लेखक हैं सर सैयद अहमद खां, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यम जलवायु होती है? मध्यम जलवायु समुद्र के निकट क्षेत्र में होती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। न तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और न ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा है, तो वह है रोहतांग दर्रा, यानी कि रोहतांग ला। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अपने सही नहीं की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है, इसे ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। लवणीय मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है, लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है और इसीलिए ये उपजाऊ होता है। इसमें वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। ये ऑप्शन बी गलत कथन है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महानदी नामक नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमें यहाँ गलत की पहचान करनी है। ऑप्शन ए दे रखा, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी दे रखा है, ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है, बी भी सही है। सी दे रखा, इस नदी की लंबाई लगभग 680 किलोमीटर है, सी बिल्कुल गलत है। इसकी लंबाई लगभग 885 किलोमीटर मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में खाली जगह 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था।
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था, यानी 18 नवंबर करेक्ट आंसर हो गया। अगर एम.एस. स्वामीनाथन की बात की जाए, इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, हरित क्रांति के जनक माना जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियाँ नीचे दी गई है, उनके संबंधित उत्पादनों के साथ उनका मिलान करें जिनके लिए उन्हें क्रियान्वित किया गया है। दूसरी क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है, यानी कि फर्स्ट बी से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, यानी कि सेकंड के साथ आ जाएगा सी। गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली उत्पादन हेतु की गई थी, यानी कि सी 3 के साथ हो गया डी। और पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन हेतु की गई थी, 4 के साथ ए। फर्स्ट बी यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ए के ऑप्शन है जिसमें पहले में बी दे रखा है। अगला प्रश्न है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने खाली जगह में अपना पहला कारखाना और बाद में कुल्टी में अन्य कारखाना स्थापित किया था। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना बर्नपुर में स्थापित किया और बाद में कुल्टी में भी कारखाना स्थापित किया। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न लौह और इस्पात संयंत्रों की सूची नीचे दी गई है, उनका उनके संबंधित जिलों से मिलान करें जिनमें वो स्थित है। यहाँ पर हमें लौह और इस्पात संयंत्र दे रखे हैं, यहाँ पर हमें जिले दे रखे। पहला दे रखा भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट। भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के दुर्गा जिला में स्थापित किया गया था, यानी कि फर्स्ट के साथ सी। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट के साथ सी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? वो है ठाणे जिले। ठाणा जिला भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की साक्षरता दर निम्न में से कितनी थी? अगर त्रिपुरा की साक्षरता दर की बात करें तो वो थी 87.22%, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। और अगर भारत की साक्षरता दर की बात करें वो है 73%, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की 94%, दूसरे नंबर पर मिजोरम 51.3%, तीसरे नंबर पर गोवा 88.57% है। और अगर न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम है बिहार की 61.8%, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश की 65.4% और तीसरे नंबर पर राजस्थान है जिसकी 66.1% है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में जैन अनुयायियों का प्रतिशत कितना है? भारत में जैन अनुयायियों का प्रतिशत है 3.37%, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, गोवा में खाली जगह अयस्कों के निक्षेप पाए जाते हैं। गोवा में लौह अयस्कों के निक्षेप पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको की खाने और शोधनशाला खाली जगह में स्थित है। नालको की शोधनशाला की बात की जाए तो उड़ीसा के दामनजोड़ी जिले के कोरापुट में अवस्थित है। कोरापुट यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ये है उड़ीसा के दामनजोड़ी जिले में अवस्थित है। और यदि नालको की बात की जाए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की बात की जाए, जिसकी स्थापना जनवरी 1981 में फ्रांस की सहायता से की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है और यह केवल भारत में पाया जाता है? तो वह सर्पगंधा पादप, ये एक प्रकार का पादप है, इसका उपयोग रक्तचाप में किया जाता है जो केवल भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में कुछ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की सूची दी गई है, उनमें पाए जाने वाले उनके संबंधित मुख्य वन्य जीवों के साथ उनका मिलान करें। पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दे रखा सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर, यानी फर्स्ट के साथ सी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट के साथ सी दे रखा है, लेकिन आगे का मिलान कर लेते हैं। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में अवस्थित है और ये समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दे रखा शीत मरुस्थल अथवा कोल्ड डेजर्ट, ये लद्दाख में अवस्थित हैं और यहाँ हिमतेंदुओं हेतु प्रसिद्ध है। अगला दे रखा कच्छ, ये गुजरात में अवस्थित है और ये भारतीय जंगली गधे हेतु प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया था। अगर उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जाए, जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और यह पारित होता है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है और यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का रूप लेता है, जिसमें एकमात्र तथा अंतिम संविधान संशोधन किया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के रूप में प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन है। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न दे रखा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति को राज्यसभा हेतु नामित करने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को राज्यसभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत 12 सदस्यों को नामित करने का अधिकार प्राप्त है। और अगर अनुच्छेद 85 की बात की जाए, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्रावसान व लोकसभा के सत्र विघटन का अधिकार प्राप्त है। और अगर अनुच्छेद 87 की बात की जाए, जिसमें राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। और अगर अनुच्छेद 89 की बात की जाए, जिसमें भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसमें राज्यसभा के पदेन सभापति की बात की गई है। इसी से सिमिलर एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और अनुच्छेद 89 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि 89 में बात की गई है राज्यसभा के सभापति की, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होगा। और अनुच्छेद 64 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति भारत की राज्यसभा का सभापति होगा। अर्थात अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति का उल्लेख है, यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा, ये उल्लेख है। और अनुच्छेद 64 कहता है जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। अगला प्रश्न दे रखा, सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के खाली जगह अध्यक्ष थे। सोमनाथ चटर्जी 14वीं लोकसभा 2004 से 2009 के मध्य अध्यक्ष थे, यानी कि 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। और अगर फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो थे जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। वर्तमान अथवा 17वीं लोकसभा की बात की जाए, 17वीं लोकसभा जिसके अध्यक्ष है ओम बिड़ला। अगला प्रश्न दे रखा, खाली जगह को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर अथवा अर्ध ताप मापन का उपयोग आर्द्रता का स्तर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बीजपत्री पौधा है? अगर एक बीजपत्री पौधे की बात करें तो प्याज का पौधा एक बीजपत्री पौधा है। अगला प्रश्न दे रखा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट एक्सचेंज टावर स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट एक्सचेंज टावर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न दे रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस और उनके नाम दिए गए हैं, उनका मिलान करते हुए सही युग्म बनाए। पहला दिवस दे रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट दे रहेगा विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट दे रहेगा विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर दे रहेगा विश्व ओजोन दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर, यानी कि एक के साथ सी, फर्स्ट सी, एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा, पट्टचित्र का संबंध निम्न में से किस राज्य से है जो कपड़े की पट्टी पर किए जाने वाले चित्रकारी की पारंपरिक शैली का प्राचीनतम और सबसे लोकप्रिय कला है? पट्टचित्र का संबंध ओडिशा से माना जाता है।
ओडिशा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घूमर और गणगौर नृत्य के रूपों से संबंधित है? घूमर और गणगौर का संबंध राजस्थान से है। अगला प्रश्न दे रखा है, चक्री भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे लोकप्रिय संगीत है, जिसमें हारमोनियम, रबाब, सारंगी और नाउट आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? अगर चक्री संगीत शैली की बात की जाए तो इसका संबंध जम्मू एंड कश्मीर से माना जाता है। प्रश्न, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की, जो खाली जगह को संपन्न हुआ। ये 2 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ। 2 अक्टूबर 2021 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मनिका बत्रा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। अगला प्रश्न दे रखा, 1 अगस्त 2021 को निम्न में से किस राष्ट्रीय टीम ने फुटबॉल में 2021 कॉन्को कप गोल्ड कप को चैंपियन का खिताब जीता? तो ये जीता यूएसए ने। यूएसए ने कॉन्को कप गोल्ड कप का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 का खिताब जीतने वाली 22 वर्षीय लीजी जिया का संबंध निम्न में से किस देश से है? लीजी जिया का संबंध मलेशिया से है। अगला प्रश्न, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाली जगह महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 19 अन्य मेट्रो शहरों की तुलना में सबसे कम थी। वो थे तमिलनाडु के 2 शहर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 342 के अनुसार सदोष परिरोध के अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या निर्धारित की गई है? सदोष परिरोध के लिए अधिकतम अवधि 1 साल निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्दिष्ट करती है कि यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है कि यदि कार्रवाई का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे तो वो इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई को बंद कमरे में कैमरे के समक्ष संचालित कर सकेगा। बंद कमरे में कैमरे के संबंधित संचालन का उल्लेख धारा 16 में मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशेषज्ञों की राय से संबंधित है? वह है धारा 45। भारतीय दंड संहिता 1973 की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति की बदलती परिस्थितियों के सबूत पर धारा 125 के तहत रखरखाव या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता प्राप्त करने पर मजिस्ट्रेट रखरखाव या अंतरिम रखरखाव के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जैसा वह ठीक समझता है? इसका उल्लेख है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 में। अगला प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत जो कोई भी सती कर्म करने या करने का प्रयास करेगा या सती कर्म से संबंधित कोई कार्य करेगा उसे कारावास का दंड दिया जाएगा, जिसकी अवधि खाली जगह तक हो सकती है या उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। तो इसके लिए अधिकतम सजा है 6 माह तक का कारावास। अगला प्रश्न दे रखा, बाल एवं किशोर श्रम और विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसे काम के घंटों के दौरान जब किसी प्रतिष्ठान में काम किया जा रहा है जिसमें किशोर कार्यरत हो तो एक रजिस्टर को नियमित तौर पर अद्यतन रखना होता है, जिसे एक निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए। तो वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वो एक रजिस्टर रखेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करता है उसे खाली जगह तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति नाबालिग की वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो उसे 7 वर्ष से 10 साल तक की कारावास हो सकती है। अगला प्रश्न दे रखा, कार्यस्थल पर
महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार कोई पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना की तारीख से खाली जगह की अवधि के भीतर लिखित रूप में अंतरिम समिति को कर सकती है। यदि ये गठित हो और ऐसी किसी समिति का गठन न किया गया हो तो स्थानीय समिति के पास शिकायत कर सकती है। अगर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो 90 दिन के भीतर अथवा 3 माह के भीतर शिकायत कर सकती है। अगला प्रश्न दे रखा है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 8B के अनुसार राज्य सरकार खाली जगह दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है और उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके संबंध में वे इस अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र और अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें वो कितने भी अधिकार उपयोग कर सकते हैं जितने मुझे ठीक समझे जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रश्न दे रखा है, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्थितियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के खाली जगह भाग से जोड़ती है। ब्रह्मवर्त के रूप में राजस्थान के उत्तरी भाग को जाना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न दे रखा, इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदम कद अथवा स्थानत यानी कि खड़े विष्णु खाली जगह में मिले थे। खड़े विष्णु की मूर्ति रूपवास पाली में मिली है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में खाली जगह नामक चौहान राजा ने बसाया था। शाकंभरी को चौहान शासक वासुदेव चौहान ने बसाया था। अगला प्रश्न दे रखा है, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो मंडोर के प्रतिहारों में ऐसे शासक थे कक्का, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, कोप्तागिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में खाली जगह के साथ हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति भारत में मुगलों के साथ हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? महेंद्रपाल अथवा महिपाल फर्स्ट के गुरु का नाम था राजशेखर। और अगर महेंद्रपाल का कार्यकाल अथवा शासनकाल देखा जाए तो 912 ईस्वी से 943 ईस्वी तक का था। और महेंद्रपाल के उपाधि की बात करें वो थी रघुकुल मुक्तामणि, जो इसके गुरु राजशेखर द्वारा दी गई थी। ये उपाधि ने राजगुरु ने दी थी। और महेंद्रपाल के समय ही महान भूगोलवेत्ता अल मसूदी भारत आया था। अगला प्रश्न दे रखा है, रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने झांसी के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो वो थे अमीर के सेनापति ने झांसी के निकट जलालुद्दीन को हराया था। अमीर देव चौहान, जिनका शासनकाल 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक था और ये रणथंभौर शाखा के सबसे प्रतापी शासक थे। इन्होंने अपने पिता जयसिम्हा के 32 वर्ष के शासन के याद स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। अमीर से संबंधित जानकारी हमें प्रमुख अमीर से संबंधित ग्रंथों से मिलती है। ये प्रमुख ग्रंथ है हमीर हट, जिसकी रचना चंद्रशेखर ने की थी। दूसरा ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, जिसकी रचना नयन चंद्र सूर्य ने की थी। तीसरा ग्रंथ है हमीर रासो, जिसकी रचना सारंगधर और जोधराज ने की थी। चौथा ग्रंथ है हमीर प्रबंध, जिसकी रचना कैलाश अमृत ने की है। चौथा ग्रंथ है हमीरायण, जिसकी रचना भावंड व्यास ने की थी। और या एक और अमीर से संबंधित ग्रंथ है अमीर मदमर्दन, जिसकी रचना जयसिंह सूरी ने की थी। ये ग्रंथ महाराणा अमीर, जो कि मेवाड़ के शासक थे, उनसे संबंधित है। और अमीरदेव चौहान के युद्धों की बात की जाए तो सर्वप्रथम जेके ने 1291 व 1292 में असफल आक्रमण किए थे। जब जेके द्वारा झांसी दुर्ग, जो कि जिसे रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है, पर आक्रमण किया गया था, परंतु अमीरदेव के सेनापति गुरदास सैनी ने इन्हें पराजित किया था।
नेक्स्ट देखते हैं अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य का युद्ध। इसका मुख्य कारण था अमीर द्वारा AK के सेनापति मोहम्मद शाह के हबरू को शरण देना। और सबसे पहले AK का 1999 का आक्रमण, इसमें अमीर के सेनापति थे भीम सिंह और धर्मपाल, और AK के सेनापति थे उल्गू खां और नुसरत खां, जिसमें अमीर के सेनापति भीम सिंह मारे गए तथा AK का सेनापति नुसरत खां मारा गया। यह युद्ध अनिर्णायक था। उसके बाद AK एक बार फिर 1301 ईस्वी में आक्रमण करता है, जिसमें अमीर के सेनापति रणमल व रतिपाल के विश्वासघात के कारण AK की सेना द्वारा किले में प्रवेश कर लिया गया तथा यहाँ होता है राजस्थान का प्रथम शाखा, जो कि 11 जुलाई 1301 में होता है, जिसमें केसरिया अमीरदेव चौहान करते हैं और जौहर का नेतृत्व रानी रंगदेव करती है, जो कि जल जौहर करती है, और ये राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। AK द्वारा इस किले को जीत कर यहाँ का प्रशासक उल्गू खां को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न दे रखा है 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समय से मुक्त रहे, लेकिन निम्न में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? तो वह थे भरतपुर और अलवर। अलवर में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और अलवर के नरेश तेज सिंह व इनके सचिव NB खरे को दिल्ली बुलाया था। इन्हें दिल्ली बुलाया गया था। अगला प्रश्न दे रखा है दलितों और उपेक्षित समूहों से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने खाली जगह में जयपुर हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक 1947 पारित किया था। तो यह विधेयक अगस्त 1947 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न दे रखा है 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए का है, कोई स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन उदयपुर में किया गया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में खाली जगह के पास स्थित है। तो ये राजस्थान में माउंट आबू सिरोही में अवस्थित है। अगला प्रश्न है बैराज। ये बैराज नहीं बेड़च है। बेड़च, कोठारी और खारी निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये तीनों के तीनों बेड़च, कोठारी और खारी ये बनास की सहायक है। किसकी सहायक? ये बनास की सहायक है। तीनों के तीनों बनास की सहायक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर बनास नदी की बात की जाए जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता हुआ है। राजसमंद में इसमें एक नंद संबंध बांध अवस्थित है। राजसमंद के बाद चित्तौड़ के बाद भी भीलवाड़ा में पहुँचती है। बिगोद भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम अवस्थित है जहाँ बेड़च और मैनाल आके मिलती है। उसके बाद आके अजमेर से होते हुए टोंक में पहुँचती है। टोंक में देवली में एक और त्रिवेणी संगम अवस्थित है जहाँ खारी और डाई नदी आके मिलती है। उसके बाद ये टोंक में आगे अगला बांध अवस्थित है बेसलपुर बांध। इस पे बेसलपुर बांध अवस्थित है। आगे इसमें एक और नदी आके मिलती है मोरेल के बाद में इस सवाई माधोपुर बांध अवस्थित है इसरदा बांध। इसके बाद ये रामेश्वरपुरम में चंबल में जाके मिल जाती है। इसमें एक और नदी आके मिलती है सेप नदी। अंत में रामेश्वरपुरम में एक और त्रिवेणी संगम बनता है। अगर बनास नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो सबसे पहले दाईं ओर से सहायक नदी देखते हैं। सबसे पहले नदी देखते हैं बेड़च नदी, जिसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। शुरुआत में इसका नाम आयड़ होता है, जो कि उदयसागर झील में गिरने के बाद पुनः उद्गम के इसका बेड़च पड़ जाता है। आगे चलकर इसमें गंभीरी नदी आके मिलती है जिसके किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग अवस्थित है। अंत में बिगोद भीलवाड़ा में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। दूसरी नदी की बात की जाए तो है मैनाल, जिसका उद्गम बेंगू चित्तौड़गढ़ से होता है और ये भी अंत में बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में जाके मिल जाती है। ये दाईं ओर से दो नदियाँ हो गई। अब देखते हैं बाईं ओर की नदियाँ। बाईं ओर की नदियों को देखें तो सबसे पहले नदी आके मिलती है कोठारी नदी, जिसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। आगे चल के इसके किनारे एक बैराट सभ्यता भीलवाड़ा में अवस्थित है। इसी पे मेजा बांध अवस्थित है। नेक्स्ट नदी देखते हैं खारी नदी। अगर खारी नदी की बात की जाए जिसका उद्गम बिजरायल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है
और आगे चलकर इस पर एक नारायण सागर बांध अवस्थित है और अंत में ये देवली टोंक में जाकर बनास नदी में जाकर मिल जाती है। अगर डाई नदी की बात की जाए तो ये देवली टोंक में आके बनास नदी में त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट देखा जाए बिसलपुर बांध, ये टोंक में अवस्थित है। उसके बाद अगली नदी है मोरेल नदी, जिसमें मोरेल बांध अवस्थित है। और फिर आता है इसरदा बांध जो सवाई माधोपुर में अवस्थित है। अंत में सीप नदी आके मिलती है रामेश्वरपुरम सवाई माधोपुर में, जहाँ बनास और सीप दोनों ही चंबल में आके मिल जाती है। अब देखते हैं इसके अन्य जानकारी, बनास नदी से संबंधित अन्य जानकारी देखते हैं। अगर बनास नदी के उपनाम की बात की जाए तो इसका उपनाम है वन की आशा। और अगर बनास की लंबाई की बात की जाए तो 512 किलोमीटर है और हरिमोहन सक्सेना के अनुसार बात की जाए तो 480 किलोमीटर है। और ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसका टोटल अफवाह में 9.8% योगदान है। इसी नदी पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम अवस्थित है। बनास बेसिन में मृदा की बात की जाए तो लाल, पीली अथवा भूरी मृदा पाई जाती है। और अंत में बनास नदी का प्रवाह देखा जाए तो राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा के बाद अजमेर के बाद टोंक और अंत में सवाई माधोपुर में, रामेश्वरपुरम में, चंबल में जाके मिल जाती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो यह है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है। ये चारों दिशा हो गई, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। अरावली का विस्तार कुछ इस प्रकार से, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगर अरावली की बात की जाए तो ये भारत में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है। अरावली की शुरू की बात की जाए तो पालमपुर गुजरात से शुरू होती है और रायलसीना दिल्ली में जाके इसका अंत होता है। और राजस्थान में इसकी शुरुआत देखी जाए खियाड़बरम से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका राजस्थान में इसका विस्तार है। अगर इसकी टोटल लंबाई देखी जाए अरावली की तो 192 लगभग इसको 700 किलोमीटर माना जाता है। और इसमें से राजस्थान में देखी जाए तो 550 किलोमीटर लंबाई इसमें राजस्थान में है। लगभग 80% लंबाई राजस्थान में है। और एग्जिट देखे जाए 79.4% लंबाई राजस्थान में है। और अरावली में राजस्थान में देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अगर दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो वह गुरु शिखर, जो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी है, ये सिरोही में अवस्थित है। शिखर नहीं, ये सिरोही में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर अथवा 1727 मीटर। नेक्स्ट देखी जाए मध्य अरावली, जिसकी सर्वोच्च चोटी है गोरमजी, जो कि अजमेर में अवस्थित है। और अंत में देखी जाए उत्तरी अरावली, जिसकी सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में अवस्थित है। अगर अरावली की औसत ऊंचाई की बात की जाए वो है 930 मीटर। और अरावली की ऊंचाई की देखें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती है। सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही में और न्यूनतम ऊंचाई है जयपुर में। और सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए तो उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। अगला प्रश्न है भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। ऑप्शन ए दे रखा यूरेनियम, ऑप्शन बी दे रखा कार्ड्स, ऑप्शन सी दे रखा है वॉल्स्टोनाइट और ऑप्शन डी दे रखा है मैग्नेटाइट। तो ऑप्शन सी यानी करेक्ट आंसर है वॉल्स्टोनाइट में राजस्थान एकमात्र उत्पादक माना जाता है। अगर खनिज की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देखा जाए तो राजस्थान का खनिज विविधता की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। भंडारण की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो झारखंड के बाद दूसरा स्थान है और उत्पादन में राजस्थान का झारखंड और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। जिसमें राजस्थान में एकाधिकार की बात की जाए सीसा सस्ता और वॉल्स्टोनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान का प्रथम स्थान की बात की जाए तो वह चांदी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। उसके बाद है टंगस्टन का, अयस्क वुल्फ्रामाइट में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। जिप्सम उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है और अब्रक के भंडारण में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है और संगमरमर में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न दे रखा राजस्थान में पाई जाने वाले निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्यजीव योजना 2002 से 2016 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। तो वह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अथवा गोडावन, जिसे महान भारतीय सारंग भी कहा जाता है। गोडावन की बात की जाए तो यह राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसे 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। और इसके आश्रय स्थल की बात की जाए
तो वो है डेजर्ट नेशनल पार्क अथवा राष्ट्रीय मरु उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, राजस्थान के पशुधन की थारपारकर नस्ल खाली जगह से जुड़ी है। अगर थारपारकर नस्ल की बात की जाए तो गाय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अगर गायों से संबंधित नस्लों की बात की जाए तो पहली नस्ल आती है मालवी, जो कि हाड़ौती में पाई जाती है। दूसरी आती है मेवाती, जो भरतपुर और अलवर में पाई जाती है मुख्यतः। नेक्स्ट आती है हरियाणवी नस्ल, जो हरियाणा के आसपास जयपुर, चूरू और भरतपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट आती है कांकरेज नस्ल, जो कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, जो कि मुख्यतः जालोर, जोधपुर और पाली में पाई जाती है। नेक्स्ट आती है थारपारकर नस्ल, जो कि पश्चिम राजस्थान में मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाई जाती है। ये राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक गाय की नस्ल है और इसके लिए प्रसिद्ध मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। नेक्स्ट दे रखी है नागौरी नस्ल, जो कि नागौर में पाई जाती है और ये तेज धावक के लिए हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दे रखी है राठी नस्ल, जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में पाई जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट दे रखी है गिर अथवा रेंडो अथवा अजमेरा नस्ल, जो कि मध्यवर्ती राजस्थान में पाई जाती है। फिर 3 विदेशी नस्ल भी आती है, जर्सी, होल्स्टीन और रेड डेन। ये तीनों के तीनों विदेशी नस्ल मध्यवर्ती राजस्थान में पाई जाती है। और जर्सी की बात की जाए तो यूएसए की नस्ल है, होल्स्टीन हॉलैंड की नस्ल है और रेड डेन डेनमार्क की नस्ल है। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन 2 जिलों में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो भरतपुर और पाली में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख रासायनिक औद्योगिक परिसरों में से एक निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। पहला है बीकानेर, दूसरा दे रखा कोटा, तीसरा दे रखा जैसलमेर और चौथा दे रखा बाड़मेर। तो मुख्य रूप से रासायनिक उद्योग कोटा में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। कोटा में प्रमुख रूप से रासायनिक फैक्ट्रीज की बात की जाए, पहली है श्रीराम फर्टिलाइजर, जो कि रामनगर कोटा में अवस्थित है और राजस्थान का पहला रासायनिक उर्वरक बनाने का कारखाना है। दूसरा है चंबल फर्टिलाइजेशन, गड्डेपान कोटा में अवस्थित है और राजस्थान का पहला डीएपी यानी कि अमोनियम फॉस्फेट खाद का कारखाना है। अगला प्रश्न दे रखा, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना था। लिंगानुपात से तात्पर्य है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगर राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात की बात की जाए वह है 914, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। राजस्थान के लिंगानुपात की बात की जाए तो वह है 928, जिसमें सर्वाधिक है डूंगरपुर का 994, दूसरे नंबर पर राजसमंद 990 और तीसरे नंबर पर पाली 987। अगर राजस्थान के न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम है धौलपुर में 846, दूसरे नंबर पर जैसलमेर 852 और तीसरे नंबर पर है करौली 861। और राजस्थान के शहरी लिंगानुपात की बात की जाए वह है 914, जिसमें सर्वाधिक कोटा का 995 और न्यूनतम जैसलमेर का 807 है। और राजस्थान के ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए वह है 933, जिसमें सर्वाधिक पाली का 1003 और न्यूनतम धौलपुर का 841 है। और अगर भारत के लिंगानुपात की बात की जाए वह है 943, जिसमें सर्वाधिक केरला का 1084 और न्यूनतम हरियाणा का 879 है। राजस्थान के लिंगानुपात की दृष्टि से बात की जाए तो 21वां स्थान आता है भारत में। अगला प्रश्न दे रखा, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी। 2011 के जनगणना के अनुसार देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी बाड़मेर में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। और राजस्थान के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए वह 21 पॉइंट, जिसमें सर्वाधिक बाड़मेर की 32.5, दूसरे नंबर पर जैसलमेर, तीसरे नंबर पर जोधपुर आता है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर देखी जाए तो गंगानगर की 10%, दूसरे पे झुंझुनू और तीसरे पे पाली है। और राजसमंद की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 के बराबर है। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। पहला दे रखा श्रीगंगानगर, दूसरा पाली, तीसरा चूरू और चौथा जालोर। अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे कम है चूरू का, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। इसमें राजस्थान का भारत में स्थान देखा जाए तो 8वां है। राजस्थान में सर्वाधिक अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वह है जयपुर का 595, दूसरे नंबर पर आता भरतपुर 503, तीसरे पे 476। और अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए सबसे कम है जैसलमेर का 17 व्यक्ति
दूसरे नंबर पर बीकानेर 78 और तीसरे पे बाड़मेर 92। और भारत के जनसंख्या घनत्व की बात की जाए वह है 382 व्यक्ति, जिसमें सर्वाधिक बिहार का और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न दे रखा है, वर्ष 2020-21 के प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में कुल अपेक्षित खाद्य उत्पादन कितना था। अगर वर्ष 2020-21 में अपेक्षित खाद्य उत्पादन की बात की जाए तो वह लगभग 270 लाख टन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा, वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में स्तर मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो गिरावट की बात की जाए तो 7.7% गिरावट दर्ज की, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है, 2020-21 की स्थिति के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। राजस्थान का महाराष्ट्र के बाद में दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जिसमें कुल उत्पादन में 20% राजस्थान का योगदान है। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में सड़क घनत्व क्या है। तो राजस्थान के सड़क घनत्व की बात की जाए वह है 78.61 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर पर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस यानी कि नो बैग डे पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र अथवा योजना से संबंधित हैं। तो ये शिक्षा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य ने सामुदायिक स्वच्छता परिश्रमों का निर्माण किया और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य को सम्मानित किया। तो इसमें राजस्थान का स्थान था तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए कुल वार्षिक आवंटित राशि के कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए। तो कम से कम 30% की अनुशंसा की जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी खाली जगह में स्थित है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की बात की जाए तो जोधपुर में अवस्थित है। इसमें वनस्थली गांव में राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को लागू करने के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह को प्रशिक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। तो वर्ष 1929 में हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। और वर्तमान में इसका नाम है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ इसका वर्तमान में नाम है और वर्तमान में राज्य का सबसे बड़ा बालिका आवासीय विद्यालय है। राज्य का सबसे बड़ा बालिका आवासीय विद्यालय। अगला प्रश्न दे रखा है, आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं था। आज़ादी से पहले की बात नहीं, आज़ादी से पहले राजस्थान में 5 स्थान पर उच्च न्यायालय कार्यरत थे। तो वो थे जयपुर में, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एंड अलवर। इन 5 स्थलों पर पहले से उच्च न्यायालय कार्यरत थे। इसमें से जयपुर, जोधपुर, कोटा में उच्च न्यायालय उस समय नहीं था। अगला प्रश्न दे रखा, राजस्थान सूचना आयोग यानी कि राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को की जाती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर सूचना का अधिकार अधिनियम की बात की जाए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये लागू होता 12 अक्टूबर 2005 को, इसीलिए 12 अक्टूबर को सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर राजस्थान राज्य सूचना आयोग की बात की जाए, जिसकी स्थापना होती है 18 अप्रैल 2006 को, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 अन्य आयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास खाली जगह की अध्यक्षता में
अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास एक पुलिस अधिकारी जो कि महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। मानवाधिकार संरक्षण 1993 के तहत केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र और वर्तमान अध्यक्ष है अरुण मिश्र। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999 को और कार्य प्रारंभ होता है 1 मार्च 2000 से। प्रथम अध्यक्ष थे कांता भटनागर और वर्तमान अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। अगला प्रश्न दे रहेगा करणी माता मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है देवी खाली जगह को समर्पित थे, देवी दुर्गा को समर्पित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। करणी माता की बात करें तो इनका जन्म होता है 1387 ईस्वी सुआब गांव जोधपुर में और देवी चारण जाति की किन्या शाखा से संबंधित थी। देवी ने 151 वर्ष की आयु में 1538 ईस्वी में गिन्नौर के तलाई दियात्रा गांव बीकानेर में अपने प्राण त्यागे जहाँ इनकी गुफा स्थित है। और देवी के मंदिर की बात करें तो यह देशनोक बीकानेर में अवस्थित है जिसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। और मंदिर में सावन भादो कड़ा स्थित है। माता के मंदिर में सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है और देवी को चूहों की देवी कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा विजय निवास, ऑप्शन बी दे रखा उदय विलास, ऑप्शन सी दे रखा हुक्म निवास और ऑप्शन डी दे रखा खुमान निवास। यानी कि सी करेक्ट आंसर है हुक्म निवास नहीं होके वो है लक्ष्मण निवास। यानी कि एक थंबिया महल जो कि डूंगरपुर में अवस्थित है ये सफ़ेद और गुलाबी पत्थर से निर्मित है। इसके चारों ओर से 4 महल से घिरा है। पहला महल है विजय निवास, दूसरा है उदय विलास, तीसरा है लक्ष्मण निवास और चौथा है खुमान निवास। यानी कि इस ऑप्शन सी गलत हो गया, हुक्म निवास नाम का कोई महल नहीं है। और अगर एक थंबा महल की बात की जाए तो ये मंडोर जोधपुर में अवस्थित है जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था और इसे प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा महमूद खिलजी ने बनवाया था। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा किला राठौड़ राजपूत राजा राव जोधा द्वारा बनाया गया था। राव जोधा ने मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। इनका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। मेहरानगढ़ की बात करें इसका निर्माण जोधा ने 1459 में प्रारंभ करवाया था और ये एक गिरी श्रेणी का दुर्ग है। ये चिड़िया टोक अथवा पंचैतिया पहाड़ी पर अवस्थित है। इसके मुख्य द्वार को जोधा की पोल अथवा जोधा का फालना कहा जाता है। अंतिम प्रवेश द्वार गणेश पोल के नाम से जानी जाती है। इसके उपनाम की बात करें तो मयूर ध्वजगढ़, मारवाड़ का सिरमौर, गढ़ चिंतामणि, कागामुखी गढ़ के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार जैकलिन कैनेडी ने इसे 8वां अजूबा और क्लिपिंग ने इसका निर्माण परियों और फरिश्तों से बताया है। महल में नागनेश माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर और ज्वाला माता मंदिर अवस्थित है। महल में अगर तोपों की बात की जाए तो किलकिला, शंभू बाण, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, नुसरत, गुब्बार, धूड़धानी, गजनी खान और मीर बख्श के नाम की तोपें अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम खाली जगह द्वारा पेश किया गया था। लघु चित्रकारी को भारत में मुगलों द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। टेराकोटा से मन्नत मूर्तियाँ या देवताओं की मूर्तियाँ बनाने की मोदेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है। मिट्टी को कड़ा को मजबूत बनाने के लिए उसमें चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाया जाता है। यानी कि चावल की भूसी और गधे का गोबर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है भांड, ढोली और मांगणियार राजस्थान के खाली जगह है। ये राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित लोक नृत्य में से किस एक में महिलाएं पीतल के प्लेट या ग्लास के किनारे पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साथ हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है। वो नृत्य है भवाई नृत्य। और भवाई नृत्य की बात की जाए तो कैकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक नागोजी जाट व बागोजी जाट को माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी अस्मिता काला जिन्होंने 111 मट के सर पर उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट नृत्य दे रहेगा चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है और एक गुजर समुदाय से संबंधित है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो वह फल्कूबाई और वर्तमान नृत्यांगना है सुनीता रावत।
नेक्स्ट नृत्य है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य की बात करें, राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर व गणगौर अकादमी की स्थापना 1986 में जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट नृत्य दे रहेगा गैर नृत्य। ये प्रसिद्ध कवास व लाखेरी गांव बाड़मेर के प्रसिद्ध है और ये फाल्गुन मास में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। मुख्यतः पुरुषों का नृत्य है। इसमें वाद्य यंत्र के रूप में ढोल व चंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें गीतों के रूप में फाग व धमाल गीत गाए जाते हैं और नर्तक गैरिये कहलाते हैं। अगर तलवारों की गैर की बात की जाए तो मैनार का उदयपुर में खेली जाती है। इसका प्रारंभ अमर सिंह फर्स्ट के काल में हुआ था। ये मैनारिया जाति द्वारा ओकेश्वर महादेव मंदिर में की जाती है। नेक्स्ट दे रखी है राव जी की गैर। ये जोधपुर मंडोर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दे रखा है मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षक है। मिर्ची बाजार नागौर मेलों का प्रमुख आकर्षक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवान की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और ये राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय लोक देवताओं से संबंधित हैं। फड़ पर 1992 में सर्वप्रथम देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। और फड़ चित्रण की बात की जाए, ये शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध चित्रे थे श्रीलाल जोशी जो कि शाहपुरा से संबंधित थे। इन्हें 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया था और हाल ही में 2018 में इनका निधन हो गया था। और लोकप्रिय फड़ की बात करें तो पाबूजी की फड़ है जिसका वाचन भील भूपों द्वारा रावण अथवा वाद्य यंत्र से किया जाता है। और अगर देवनारायण जी की फड़ की बात करें 2 सितंबर 1992 को इस पर डाक टिकट जारी होता है। राजस्थान के प्रथम लोक देवता थे जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था। इसका वाचन गुर्जर जाति के भूपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र द्वारा किया जाता है। और स्वयं देवनारायण जी की बात करें तो इन पर 2009 में डाक टिकट जारी किया जाता है और ये राजस्थान के प्रथम लोक देवता है जिन पर एक फिल्म भी बनी है। अगला प्रश्न दे रखा हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में खाली जगह स्थान पर है जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। राजस्थान का हिंदी बोलने की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, फर्स्ट स्थान है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दे रखा है सूर्यमल मिश्र जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य विषय खाली जगह वंश का इतिहास है। वंश भास्कर कृति हाड़ा चौहानों से संबंधित है। अगर सूर्यमल मिश्र जी की बात की जाए तो इनका जन्म 1815 में हराना गांव बूंदी में होता है। इनके पिता चंडीदान बूंदी के शासक राम सिंह प्रथम के दरबारी थे और ये भी राम सिंह फर्स्ट के ही दरबारी में और सूर्यमल मिश्र जी की बात की जाए तो इनका जन्म 1815 में हराना गांव बूंदी में होता है। इनके पिता चंडीदान बूंदी के शासक राम सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे और ये भी राम सिंह फर्स्ट के ही दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्र जी के ग्रंथों की बात की जाए तो पहला है वंश भास्कर, ये एक पिंगल भाषा में लिखा गया था जिसमें बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है। दूसरा है वीर सतसई जिसकी रचना 1857 की क्रांति के समय की गई थी। बलवंत विलास और छंद मयूर। इसी के साथ ये 150 प्रश्न पूरे होते हैं। अब इसका एक एनालिसिस देखते हैं कौन से प्रश्न किस विषय से कितने प्रश्न आए। सबसे पहले बात की जाए रीजनिंग से 30 प्रश्न थे जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग से 5, सीरीज से 4, सौदर्शिता से 6, कथन निष्कर्ष से 5, पासे से 1, दिशा परीक्षण से 1, गणितीय संक्रियाओं से 3, रक्त संबंध से 1 व आकृतियों से 2, वेन डायग्राम से 2 प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार से रीजनिंग से 30 प्रश्न आए थे। नेक्स्ट बात की जाए महिला और बाल अपराध से यहाँ से 10 प्रश्न पूछे गए थे। कंप्यूटर से बात की जाए यहाँ से 30 प्रश्न पूछे गए थे। कंप्यूटर और रीजनिंग से मिलाकर 60 प्रश्न थे। अगर कंप्यूटर के 30 प्रश्न की बात की जाए इसमें से फुल फॉर्म से 3 प्रश्न थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से 4, विंडोज़ से 1, MS वर्ड से 3, MS एक्सेल से 2, इनपुट आउट से 8, शॉर्टकट कीज से 5, इंटरनेट से 1, मेमोरी से 2 और CPU से 1 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार से कंप्यूटर से टोटल 30 प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर भारत के जीके की बात की जाए यहाँ से 35 प्रश्न थे। इसमें से भारतीय इतिहास से 6 प्रश्न थे जिसमें से 3 प्राचीन से, 1 मध्य से और 3 आधुनिक से पूछे गए थे। भारत की कला और संस्कृति से बात की जाए तो यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए थे। और इंडियन पॉलिटी की बात की जाए यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए थे। भारत के भूगोल से सर्वाधिक 14 प्रश्न पूछे गए थे।
और करंट से 5 और विज्ञान से 3 प्रश्न थे। और सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान जैसे भारत की राजधानी वगैरह, इनसे 1 प्रश्न पूछे गए। और सामान्य ज्ञान जैसे कि भारत की राजधानी वगैरह, इस प्रकार से 1 प्रश्न पूछा गया था। और राजस्थान जीके से 45 प्रश्न थे, जिसमें से राजस्थान इतिहास से 10 प्रश्न थे। इसमें से 1 प्राचीन, 4 राजवंश से और 5 आधुनिक से संबंधित थे। और कला और संस्कृति की बात की जाए, जिसमें से 13 प्रश्न पूछे गए थे और भूगोल से 12 प्रश्न थे। और स्टेट पॉलिटी की बात की जाए, यहाँ से 3 प्रश्न थे। और करंट और इकोनॉमी से 6 प्रश्न पूछे गए थे। और सामान्य ज्ञान से 1 प्रश्न पूछा गया था यहाँ भी। इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका अपने एनालिसिस के साथ साथ टोटल डिटेल से विश्लेषण भी किया है। जय हिंद, जय भारत।